अर्थशास्त्र ऑनलाइन क्लासेस जो शासन स्तर से चलाई जा रही हैं, उसमें मैं आपको अर्थशास्त्र कक्षा 12 की कक्षा में आज कुछ बताऊंगी। ठीक है, उसमें हमने टॉपिक लिया है आपका पूर्ण प्रति। लेकिन मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा जो इस समय परिस्थिति है, जो जिनसे हम घिरे हुए हैं, जिस वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पूरे विश्व में लगभग 194 देशों में फैला हुआ है। इस वजह से हमारे देश में यानी सभी जगह ये कोशिश की जा रही है कि शिक्षण कार्य हमारा प्रभावित ना हो, हमारे बच्चे उससे प्रभावित ना हो। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिश की है कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को शिक्षण कार्य से जोड़ा जाए, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। तो आज मैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में संक्षिप्त रूप से समझाऊंगी, क्योंकि 30 मिनट के पीरियड में पूरे विस्तार से नहीं समझाया जा सकता, इसलिए संक्षिप्त रूप से जानकारी देंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार उसको हम कहते हैं जिस बाजार के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यानी कि हम सरल शब्दों में इस प्रकार भी इसको व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि खरीदने और बेचने वालों की बाजार में संख्या बहुत मात्रा में होती है। लेकिन आज आपके देखा जाए तो व्यवहारिक जीवन में ये प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। व्यवहारिक जीवन में क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि व्यवहारिक जीवन में वस्तुओं की भिन्नता मिलती है। हमें एक कंपनी की वस्तुएं नहीं मिलती हैं बाजार में, अलग अलग कंपनी की वस्तुएं बाजार में मिलती हैं और उनका मूल्य भी अलग अलग होता है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगी बाजार एकमात्र क्या रह गया है? सिद्धांत है, एक काल्पनिक विचार है, लेकिन एक ऐसा विचार है जो हमारे बाजार से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचारों से प्रकट किया है। लेफ्विच ने कहा है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की वह दशा है जिसमें फर्में एक समान वस्तुओं को बेचती हैं और एक समान मूल्य पर बेचती हैं। उसमें मूल्य निर्धारक नहीं होता, कीमत ग्रहण करने वाली होती है। ठीक है, इसके बाद हम आपका आते हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है उसके कुछ आवश्यक तत्व हैं, विशेषताएं हैं, कुछ उसके मूल बिंदु हैं। उनमें से आपको कुछ हम बता रहे हैं। मैं आपको अब पूर्ण प्रतियोगी बाजार की चाहे आवश्यक शर्तें कह लीजिए या इसकी विशेषताएं कह लीजिए या तत्व कह लीजिए, सब एक ही बात होती है, उसको मैं कुछ संक्षिप्त रूप से बता रही हूँ। इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। ये मैंने अभी आपको पूर्ण प्रतियोगी बाजार के जब अर्थ बताया था उसमें भी बताया था, और ये इसकी विशेषता का भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इसके बाद आपका आता है बाजार का पूर्ण ज्ञान। बाजार का पूर्ण ज्ञान जो है वो क्रेताओं और विक्रेताओं को दोनों को होना चाहिए। एक के होने से बाजार पूर्ण नहीं हो सकता है। क्रेता और विक्रेताओं को उसका बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। एक समान या समरूप वस्तु। बाजार में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुएं समरूप होती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, भिन्नता नहीं होती है। क्यों? मैंने पहले एग्जाम्पल दिया है आपको कि सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले टूथपेस्ट करते हैं। अब आपको अलग अलग कंपनी के, सबके घरों में अलग अलग कंपनी का मिलेगा, किसी के यहाँ आपको पेप्सोडेंट, किसी के यहाँ कोलगेट मिलेगा। लेकिन पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है कि केवल मार्केट के अंदर एक ही कंपनी का टूथपेस्ट मिलेगा और उसकी कीमत भी एक होगी। सभी को उसी पर बेचना है और सभी को उस पर ही खरीदना है। ये हो गया हमारा समरूप वस्तुएं और एक समान मूल्य। इसके बाद आपका आता है कोई भी यातायात लागत नहीं होती है। इसमें पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो यातायात की लागत है वो आपकी शून्य होती है। उत्पादन के उपादानों की क्या होती है? पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। ये पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक दशाएं कहिए या विशेषताएं कहिए या तत्व कहिए। उसके बाद आपका आता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। मूल्य के निर्धारण की भी एक
महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें आपका है मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का संबंध होता है उपयोगिता से और पूर्ति पक्ष का संबंध होता है वस्तु की उत्पादन लागत से। जब तक दोनों ही क्रियाशील शक्तियां नहीं होंगी, चाहे मांग पक्ष हो या पूर्ति पक्ष, जब तक दोनों पक्ष क्रियाशील नहीं होंगे तब तक किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मार्शल ने बहुत प्राचीन एग्जाम्पल है, वो आज भी प्रचलित है और सभी उसको जानते हैं। उसमें बताया गया है कि कैंची के द्वारा हम कपड़ा भी काटते हैं और कागज भी काटते हैं, लेकिन हम ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि कैंची का ऊपर वाला फलका जो है वो कपड़ा काट रहा है या नीचे वाला काट रहा है। जब हम दोनों को चलाते हैं तभी कपड़ा कटता है या कागज कटता है, बच्चों को सबको पता होगा। तो ये इस एग्जाम्पल से समझाने का मतलब ये है कि हमारे मूल्य निर्धारण में दोनों ही तत्वों की, दोनों ही पक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर दोनों पक्ष क्रियाशील नहीं हैं तो हम किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते, और उनको निर्धारित करने के लिए संतुलन का होना भी बहुत जरूरी है। तो कैंची के फलके के एग्जाम्पल के द्वारा जो हमने आपको बताया उससे सबने समझ लिया होगा कि जब तक दोनों फलके नहीं चलते हैं तब तक कपड़ा नहीं कटता है, कागज नहीं कटता है। इसीलिए मांग में, मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों पक्षों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको हम आपको रेखा चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे, और हमने उसके बाद आपको अल्पकाल के अंतर्गत कोई भी फर्म या उद्योग किस स्थिति में, अल्पकाल के अंतर्गत यानी इतना कम समय होता है कि हम उसको मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दीर्घकाल इतना पर्याप्त समय होता है कि उसमें हम पूर्ति को मांग के अनुसार समायोजित करने की फर्में और उद्योग दोनों ही क्षमता रखते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसको मैं सरल शब्दों में इस प्रकार से व्यक्त कर रही हूँ कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जब आप मांग ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, उसको समायोजित करने का, इसका भी अभी हम आपको रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। अल्पकाल के अंतर्गत 3 स्थितियाँ होती हैं आपकी, एक असामान्य लाभ की स्थिति, सामान्य लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति। और दीर्घकाल में केवल आपको क्या होता है, सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। वो केवल इस कारण से होती है क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त समय होता है। अभी मैंने जो आपको बताया था कि मांग और पूर्ति दोनों ही शक्तियों के द्वारा जो है मूल्य का निर्धारण होता है, वो आपको मैं रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर रही हूँ। ये आपका y अक्ष है, y अक्ष पे क्या कीमत दिखाई गई है, ये है आपका OX अक्ष, इस पे आपका क्या दिखाया गया, उत्पादन दिखाया गया। D आप, ये D है, ये D है, ये S है, ये S है। ठीक है, तो D आपका क्या है, मांग रेखा है, SS आपकी क्या है, पूर्ति रेखा है। ठीक, ये आपको दोनों रेखाएं किस बिंदु पे काट रही हैं, इस बिंदु पे काट रही हैं। इस बिंदु पे जब काट रही है तो कोई भी फर्म जो है वो संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, संतुलन का बिंदु। इससे आपने OX के जो समानांतर रेखा है इससे आपने मिला दिया तो ये आपका क्या हो गया, टोटल आपका OM उत्पादन हो गया, और कीमत आपकी संतुलित जो है वो क्या हो गई, OP। ये क्या है, OP आपकी कीमत हो गई, OM आपका संतुलित उत्पादन हो गया, E आपका क्या है, संतुलन का बिंदु। इसको हम यहाँ पे किसी और भी पॉइंट से प्रदर्शित कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर E पॉइंट क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है कि समझने में थोड़ी सी आसानी हो, सरलता हो, जिससे कि आप आसानी से समझ सके। E का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, संतुलन। ठीक है, तो आपका संतुलन यहाँ पर क्या हो गया है, इक्वल टू E। टोटल आपका उत्पादन क्या हो गया है, कुल उत्पादन
OM। आपकी कीमत जो है वो आपकी क्या हो गई है, संतुलित कीमत। ये आपकी क्या है, संतुलित कीमत। संतुलित कीमत हो गई है आपकी OP। संतुलित मात्रा, संतुलित उत्पादन, संतुलन का बिंदु, ये हो गया। इसी रेखा चित्र में अगर आपको प्रदर्शित करना है अलग की एक्सेस पूर्ति, मान लीजिए पूर्ति अतिरिक्त मात्रा में हो गई है या मांग अतिरिक्त मात्रा में हो गई है, तो भी आपको इस रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही किसी वस्तु का क्या है, मूल्य बढ़ जाता है। जब मूल्य बढ़ जाएगा तो हम उसको यहाँ लेंगे, ठीक है। OP से बढ़कर के नया कीमत स्तर आपका क्या आगे हो गया है, OP1 हो गया, ठीक। जब आपका OP1 नया कीमत स्तर हो गया है तो आपका ये नीचे ये आ गया है M2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्थिति तीसरी आती है, उसमें किसी भी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा तो आपका क्या है, मांग बढ़ जाएगी। नेचुरल सी बात है, सभी जानते हैं, मार्केट में जाते हैं जब खरीदारी करते हैं तो ये सारी स्थितियां आपको बाजार से फेस करनी होती हैं और सब जानते हैं इस चीज को। तो ये आपका DD मांग रेखा पे ये आपका नया हो गया, ये आपका M1 हो गया, ठीक। ये M1 हो गया उत्पादन, ये M2 हो गया। यहाँ पर ये क्या है, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है एक्सेस पूर्ति यानी अतिरिक्त पूर्ति। ये बाजार में क्या हो गई है, अतिरिक्त पूर्ति हो गई। अब आपको ये एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये एरिया है आपका अतिरिक्त मांग, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी ये अतिरिक्त पूर्ति, अतिरिक्त मांग, जैसे ही किसी वस्तु का मूल्य आपका क्या होता है, कम हो जाता है तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। मूल्य जब बढ़ यानी कीमत आपकी बढ़ गई है तो आपकी मांग मात्रा कम हो जाती है। इस रेखा चित्र से ये दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शर्त ये भी है कि AR और MR। AR का मतलब होता है औसत आय, MR का मतलब होता है सीमांत आय। ये सीमांत आय और औसत आय रेखा OX की क्या समानांतर होती है, पैरेलल होती है, सभी जानते हैं। क्यों होती है, इसका एक कारण है, क्योंकि सभी वस्तुओं का मूल्य एक होता है और बाजार में समरूप वस्तुएं होती है। इस रेखा चित्र के माध्यम से ये प्रदर्शित हो गया है। अब इसी रेखा चित्र में मैं दूसरी शर्त जो पालन होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, उसको प्रदर्शित कर रही हूँ। उसमें क्या होता है, आपका जो आपकी सीमांत लागत रेखा, मार्जिनल कॉस्ट, उसका आकार कैसा होता है, इंग्लिश के U आकार ऐसा होता है। ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट रेखा, MC से शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, वैसे हम इसे सीमांत लागत, सीमांत लागत। AR औसत आय, MR का मतलब होता है आपका सीमांत आय। अब आप कहेंगे कि ये सीमांत लागत, ये हमने यहाँ पर डाल दिया है A पॉइंट, ये डाल दिया हमने यहाँ पर B पॉइंट, ठीक है। ये U आकार की जो रेखा है आपकी सीमांत लागत रेखा, ये यहाँ पे भी काट रही है सीमांत आय रेखा को और यहाँ पे भी काट रही है। तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं जो कि आप कहेंगे कि यहीं पे फर्म संतुलन की अवस्था में होएगी, लेकिन पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ये एक महत्वपूर्ण शर्त है जिसका जब पालन होएगा तभी वहां पर फर्म संतुलन की अवस्था में होगी और मूल्य निर्धारित होगा। ए पे क्यों नहीं हो रहा है, ए पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सीमांत लागत रेखा ऊपर से काट रही है,
जब ऊपर से काटेगी तो यहाँ पे शर्त का पालन नहीं हो रहा है। सीमांत लागत रेखा MR रेखा को इस बिंदु पर B बिंदु पे नीचे से काट रही है, इसलिए B पॉइंट पे फर्म संतुलन की अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर मूल्य का निर्धारण होगा। अल्पकाल के अंतर्गत फर्म 3 स्थितियों से गुजरती है: असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि की स्थिति। तो ये मैं असामान्य लाभ को समझा रही हूँ। असामान्य लाभ, असामान्य लाभ की स्थिति में क्या होता है कि AR और MR रेखा तो फिक्स रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत रेखा भी कहते हैं। ये है आपकी AC औसत लागत, ठीक है, ये है आपकी औसत लागत, और ये है आपकी सीमांत लागत। अब औसत लागत से भी सीमांत लागत रेखा तेजी से गिरती है, तेजी से गिर रही है। इस बिंदु पे ई बिंदु जो MR रेखा को काट रहा है, ये तो है आपका संतुलन का बिंदु। संतुलन की अवस्था में वहीं पे फर्म होगी जहां पर सीमांत लागत रेखा सीमांत आय रेखा को काटती है। तो ये बिंदु आपका क्या हो गया, संतुलन का हो गया। लेकिन असामान्य लाभ, असामान्य लाभ को हमें प्रदर्शित करना है, तो हम उसको प्रदर्शित करने के लिए ये क्षेत्र जो हमारा जो शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि एक फर्म को असामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। PERL बिंदु जो आपको प्रदर्शित कर रहा है वो असामान्य लाभ का है। PERL, ठीक है। अल्पकाल के अंतर्गत सामान्य लाभ, सामान्य लाभ की स्थिति को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस रेखा चित्र में भी ये आपकी क्या है, AR MR पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो आपकी रहती है OX के समानांतर रेखा है, सीमांत आय रेखा और औसत आय रेखा। शॉर्ट में मैं लिखे दे रही हूँ सीमांत आय, और ये है आपकी ये है आपकी औसत लागत रेखा। औसत लागत रेखा सामान्य लाभ की स्थिति में, अब मैं अल्पकाल के अंतर्गत सामान्य लाभ की स्थिति को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर रही हूँ। इसमें आपका OX पे उत्पादन मांग मात्रा दिखाएगी, OY पे आपकी कीमत है। वही आपकी पूर्ण प्रतियोगिता में सभी को पता है कि सीमांत आय और औसत आय रेखा OX के समानांतर होती है। क्यों? क्योंकि इसी को कीमत रेखा कहते हैं, समरूप वस्तुएं होती हैं ये सारी स्थितियां, इसलिए ये OX के समानांतर होती है। औसत लागत रेखा सामान्य लाभ की स्थिति में सीमांत आय रेखा को काटती नहीं है। क्या करती है? स्पर्श करती है। इसको क्या कर रही है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। जब स्पर्श कर रही है तो यहाँ पर जो सीमांत लागत रेखा है, सीमांत लागत रेखा उसको और अधिक नीचे से काट रही है। यही बिंदु आपका क्या है? संतुलन का बिंदु। फर्म यहाँ पर क्या है? संतुलित अवस्था में है। तो ये आपकी क्या हो गई है? OP कीमत हो गई है, और ये आपकी OM उत्पादन हो गया। सामान्य लाभ की स्थिति आपकी क्या हो गई है? सामान्य लाभ बराबर आपका क्या हो गया है? PE।
और ओ एन, ठीक है। सीमांत लागत रेखा सीमांत आय रेखा को जिस बिंदु पर काटती है वही फर्म का संतुलन का बिंदु होता है। इसीलिए ये अल्पकाल की स्थिति में भी है और ये दीर्घकाल की स्थिति में भी। दीर्घकाल में भी कोई भी फर्म केवल सामान्य लाभ को ही प्राप्त करती है। अल्पकाल के अंतर्गत इस रेखा चित्र में हानि की स्थिति को प्रदर्शित किया जा रहा है। अब हानि की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए भी ये आपकी AR रेखा है, ये MR रेखा है, ये आपकी औसत लागत रेखा। अब आप कहेंगे कि सामान्य लाभ की स्थिति में ये रेखा MR रेखा को, मार्जिनल रेखा को क्या कर रही थी, टच कर रही थी, स्पर्श कर रही थी। लेकिन हानि की स्थिति में ये काफी ऊपर पहुंच गई है। ये क्यों पहुंच गई है? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो लागत है वो बढ़ गई है और यहाँ पर आपका ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये हानि का क्षेत्र है। ये सीमांत लागत रेखा MR रेखा को कहाँ पे काट रही है? E बिंदु पे काट रही है। तो E बिंदु पे तो यहाँ पर फर्म क्या है, संतुलन की अवस्था में है। और इससे जो ये ऊपर का एरिया है आपका E से लेके R का एरिया जो है, ये प्रति इकाई आपकी क्या है, हानि प्रदर्शित कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, फर्म को हानि हो रही है। यहाँ पर लागत आपकी बढ़ गई है, कीमतें यहाँ पे कम हो गई हैं। इसको आप इस समय जो देश के अंदर विश्वव्यापी महामारी चल रही है, उससे बहुत सारे ऐसे उत्पादन करता है जिनका उत्पादन तो एक्सेस मात्रा में हो रहा है, लागत है, लेकिन उसकी क्या कीमतें गिर गई हैं। जैसे पेट्रोल का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं कि पेट्रोल का उत्पादन हो रहा है लेकिन उसका उपभोग तो हो ही नहीं रहा है, ना, सब कुछ बंद है इस समय, सब घरों में है, सुरक्षित है, तभी इसमें सुरक्षा है हमारी भी। इसीलिए यहाँ पर ये बताया है मैंने इस एग्जाम्पल से कि पेट्रोल की कीमतें आपकी क्या हो गई हैं, कम, उत्पादन बढ़ गया है। तो यहाँ पर फर्म या उत्पादक कर्ता को क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये एरिया आपका क्या प्रदर्शित करता है, हानि के क्षेत्र को। तो अल्पकाल के अंतर्गत हमने पूर्ण प्रतियोगी बाजार की तीनों ही स्थितियों को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया। शायद सबको समझ में आ गया होगा, सरल भाषा में स्पष्टीकरण किया था। उसके बाद दीर्घकाल इतना पर्याप्त समय होता है किसी भी फर्म के लिए, उद्योग के लिए, कि वो अपनी डिमांड, मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित कर सकता है, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। लेकिन अल्पकाल हमारा इतना कम समय होता है, इसमें हम मांग को पूर्ति के अनुसार समायोजित नहीं कर पाते हैं। ये हमारी पूर्ण प्रतियोगी बाजार की कुछ शर्तें थी, कुछ नियम थे, जिनको हमने रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया और समझाया है। शायद समझ में आ गया। अल्पकाल के अंतर्गत समझाया, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण समझाया, मांग और पूर्ति पक्ष के द्वारा शर्तों को समझाया। उसके बाद मैं आपको सभी को बताना चाहती हूँ कि इस समय ऐसी महामारी चल रही है, विश्वव्यापी महामारी है, इसमें सभी बच्चे सब घर में रहें, सुरक्षित रहें अपने आस पड़ोस में, क्योंकि ये शिक्षित समाज है। शिक्षित समाज ही जागरूक करेगा, तभी ये समाज जागरूक होगा। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको इस प्रयास में शासन से, सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जा रही है उसका हमें पालन करना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि उस पालन को करने के लिए सभी तैयार रहें, तभी हम सुरक्षित हैं। और इस समय जो भी शिक्षक, जो भी आपको जैसी भी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, जैसा भी पढ़ा रहे हैं, उसको सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कीमती समय है। इसमें सभी बच्चे अपना ध्यान से मन लगा कर के पढ़ाई करें। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में मैंने संक्षिप्त रूप से आपको समझा।
अब मैं पूर्ण प्रतियोगिता लगभग मैंने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब मैं थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में इस पे प्रकाश डालना चाहती हूँ कि जो मैंने अभी तक आपको बताया था संक्षिप्त रूप से, उसको एक बार आप लोग फिर उसको रिवाइज कर लें। जैसे अर्थ बताया था, पूर्ण प्रतियोगी बाजार का साधारण सा सिंपल सा अर्थ है कि क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या बाजार में अधिक होनी चाहिए। उसके अलावा आपका ये है कि ये प्रतियोगिता आज आपके व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं होती है, केवल एक सिद्धांत है, एक कल्पना मात्र रह गया है। उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाजार के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार भी है। ठीक है, लेकिन आज हमारे व्यवहारिक जीवन में कौन सी अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है? उसके बाद मैंने आपको आवश्यक शर्तें बताई थी। उसके बाद मैंने आपको अपूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा भी बताई थी। अपूर्ण प्रतियोगिता के हमने आपको मूल्य निर्धारण से संबंधित शर्तें बताई थी। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, मांग और पूर्ति का पक्ष होना, वो दोनों पक्ष का क्रियाशील होना अत्यंत आवश्यक है। वो दोनों मैंने आपको रेखा चित्र के माध्यम से भी प्रदर्शित कर दिए। और अल्पकाल के अंतर्गत एक फर्म कैसे असामान्य लाभ को अर्जित करती है, कैसे सामान्य लाभ को अर्जित करती है, कैसे हानि की स्थिति का सामना करती है, इन तीनों ही स्थितियों को मैंने समझा दिया है। उसके बाद दीर्घकाल आता है, दीर्घकाल भी मैंने आपको समझा दिया है। दीर्घकाल में केवल फर्म को सामान्य लाभ की ही प्राप्ति होती है। ये आपकी जो अल्पकाल के अंतर्गत और दीर्घकाल के अंतर्गत फर्म का संतुलन, उद्योग का संतुलन पूरा क्लियर हो गया है। अगर इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर भी आते हैं, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण दशाओं के बारे में बताइए, या पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को बताइए, तत्व कहिए या विशेषताएं कहिए या दशाएं कहिए, सब एक ही बात होता है। इसमें कोई अलग अलग वो प्रश्न नहीं उठता है। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, और इसके अतिरिक्त भी जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। इसको अच्छे से पढ़ना। पूर्ण प्रतियोगी बाजार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है।